अब मैं क्या करूंगी? उठो राहुल के पापा, ऐसे कैसे जा सकते हो हमें छोड़कर? माँ चुप हो जाओ, अब पापा नहीं उठेंगे और तुम चिंता मत करो, पापा की जगह अब सब कुछ मैं संभालूंगी। इतना कहकर निशा ने रजनी को सहारा देकर संभाला। असल में यहाँ जिसकी अंतिम विदाई हो रही थी वो राजेश्वर है, रजनी का पति और निशा का पिता। लेकिन रजनी निशा की सगी माँ नहीं थी, निशा राजेश्वर की पहली पत्नी की बेटी थी जिसे रजनी ने कभी नहीं अपनाया। बचपन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन निशा जब जवान हुई तो वो रजनी की आंखों में ज्यादा ही खटकने लगी। देखो जी, ले देकर यही तो जमा पूंजी है हमारे पास, इसे भी लुटा दोगे तो मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा? समझने की कोशिश करो रजनी, निशा ने दिन रात मेहनत करके ये कंपटीशन निकाला है। उसने पहले ही हमारा खर्चा बहुत कम कर दिया है, तो अब तुम ही बताओ मैं इस मोड़ पर कैसे उसका साथ छोड़ दूं? वैसे ही जैसे उसकी सगी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। देखो जी, मैंने हमेशा अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी ममता बांटी है, लेकिन अब बस मैं पहले अपनी रूही और राहुल के बारे में सोचूंगी, बात साफ है। वो मेरे भी बच्चे हैं रजनी, जब उनकी बारी आएगी तब तक कुछ बचेगा? तब तो कुछ खर्च करोगे आप? मुझे पागल समझा है क्या? अभी पढ़ाई के लिए खर्च करोगे, फिर इसकी शादी भी करनी होगी। ना बाबा ना, मैं अपने बच्चों के साथ ये अन्याय हरगिज नहीं होने दूंगी। अन्याय तो तुम कर रही हो निशा के साथ। अब तक मैं चुप रहा, लेकिन अब बस कान खोलकर सुन लो रजनी, निशा मेडिकल कॉलेज जाएगी और डॉक्टर भी बनेगी, फिर चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। राजेश्वर ने रजनी की मर्जी के खिलाफ निशा के मेडिकल की फीस भी भरी और उसके लिए हॉस्टल का इंतजाम भी किया। इस बात से रजनी को इतनी चीड़ हुई कि उसने निशा से हर रिश्ता तोड़ दिया। रजनी के रहते निशा अपने ही घर में नहीं आ सकती थी, लेकिन अब राजेश्वर इस दुनिया में नहीं थे तो निशा वहां आई और फिर अरे जा, तू हमें क्या संभालेगी? पहले मेरे बच्चों का हिस्सा खा गई, अब क्या लूटने आई है ये बता। मैं आपको, राहुल और रूही को अपने साथ ले जाने आई हूँ माँ। मैं डॉक्टर बन गई हूँ, ठीक ठाक कमा लेती हूँ और अपना घर भी है मेरे पास। पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया और अब जब वो नहीं है तो मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। प्लीज माँ मान जाइए, मैं वादा करती हूँ मेरे घर में आप लोगों को कोई कमी नहीं होगी। निशा से रजनी को इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिलहाल निशा रजनी के लिए वो सहारा बनकर आई थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो अपने बेटे राहुल और रूही के साथ निशा के घर आ गई। फिर माँ, ये निशा दीदी का घर तो बहुत बड़ा है और देखो ना, यहाँ तो हमारे लिए एसी भी है। हम पहले यहाँ क्यों नहीं आए? चुप कर, ये बात मेरे सामने तो बोल दी, उस निशा के सामने मत कह देना, फालतू में भाव बढ़ जाएंगे उसके। सिर्फ अच्छा घर ही नहीं, निशा अपने परिवार को वो सारी सब के बस में थी, उसके लिए ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन रजनी के लिए एक मौका अपना उल्लू सीधा करने का। ये पराठे बहुत टेस्टी हैं, मुझे एक और चाहिए। अरे बस कर राहुल, पहले ही 4 खा चुका है, अब दूसरों को भी खाने दे। अरे कोई बात नहीं माँ। लो राहुल, अच्छा बताओ कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? क्या चलेगा वहाँ, बेकार सा तो कॉलेज है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब क्या बताएं बेटा, तुम्हारे पापा की कमाई से सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन करवा सके हम, वरना इसका मन तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने का था। हाँ दीदी, मुझे ना कंप्यूटर्स का कोर्स करना था, वो एक्यूबाइन कॉलेज है ना वहाँ से, बट पापा को बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मेरे सारे दोस्त वहीं से कोर्स कर रहे हैं। आपको पता है उस कॉलेज से कोर्स करने के बाद तुरंत 15 लाख का पैकेज लगता है। सबका नहीं लगता, बस जो मेहनती होते हैं उन्हीं को प्लेसमेंट मिलती है। खैर, तुम्हारा इतना मन है तो मैं करती हूँ कुछ, तुम चिंता मत करो। सच में दीदी? थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और रूही, तुम क्या सोच रही हो? अब नहीं, वो एक्चुअली मैं डाइटिंग पर हूँ। ये तो अच्छी बात है, पर ध्यान रहे न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। और रुको, मैं तुम्हारे लिए सूप बनवा देती हूँ। अरे रहने दो बेटा, इस लड़की के नाटक तो चलते ही रहेंगे। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी से कोई अच्छा घर बार मिल जाए और इसे जल्दी से विदा करके मैं फ्री हो जाऊं। ये क्या बात हुई माँ, अभी तो इसका कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ। इसे अच्छे से पढ़ लिख कर कोई नौकरी तो कर लेने दो, शादी तो होती ही रहेगी। नो दीदी, मेरा प्लान कुछ अलग है। मुझे बस फिट और सुंदर दिखना है,
फिर कोई अमीर लड़का देखकर उससे शादी करके सारी जिंदगी ऐश करनी है मुझे तो। नौकरी वोकरी मुझसे नहीं होगी। रूही की ये बात सुनकर निशा चौंक गई, लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं पाई। सच तो ये था कि अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद अब निशा को मुश्किल होने लगी थी, क्योंकि अब उसके ऊपर अपने अलावा 3 और लोगों की जिम्मेदारी थी, और तीनों भी ऐसे जिनकी ख्वाहिशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ा दर्द है बेटा। अब आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, एक्सरे में भी कुछ नहीं आया, फिर भी पैरों में दर्द क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बुढ़ापा है बेटा, तो पैर तो साथ छोड़ेंगे ही ना। अब वो रूही बता रही थी कि उसकी सहेली की मम्मी के पैरों में भी बिल्कुल ऐसे ही दर्द रहता था, लेकिन फिर जब से वो मसाज वाली कुर्सी खरीदी ना उसके पापा ने, तब से सारा दर्द छूमंतर हो गया। काश तुम्हारे पापा जिंदा होते तो उनसे कहकर मैं भी खरीद लेती वो मसाज वाली कुर्सी। ऐसा नहीं था कि निशा को उसकी सौतेली माँ और भाई बहन की चालाकियां समझ नहीं आती थी, लेकिन वो सब कुछ समझते हुए भी उन्हें ना नहीं कह पा रही थी। और फिर उसी दिन निशा के क्लिनिक में। ये क्या कह रही हो निशा? ये तुम्हारी आखिरी एफडी है, इसे भी तोड़ दोगी तो कुछ सेविंग नहीं बचेगी तुम्हारे पास। कोई बात नहीं अनिकेत, परिवार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। माँ को मसाज चेयर की जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता कि उनकी जरूरतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं? अब तुम ये सब छोड़ो ना। सुनो, आज रूही का बर्थडे, तो घर पर पार्टी है। अंकल आंटी के साथ टाइम पर पहुंच जाना, ओके? रूही के बर्थडे के लिए निशा ने शानदार पार्टी का इंतजाम किया था, और फिर पार्टी के बीच से अनिकेत ने निशा को फोन करके गार्डन में बुलाया। और फिर निशा, वैसे तो मैं तुम्हारा जवाब तुम्हारी आंखों में पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? अब सॉरी अनिकेत, मैं अभी तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम देख रहे हो अभी कितनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मुझे माँ का ख्याल रखना है, राहुल और रूही को सेटल करने के बारे में सोचना है। और तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा? बस करो निशा, ये लोग सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, इन्हें तुमसे कोई लगाव नहीं है, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। फिर क्यों खुद की खुशियों को बलि चढ़ा रही हो? देखो निशा, मेरे मम्मी पापा मुझ पर शादी का दबाव बना रहे हैं, और उन्हें तुम बहुत पसंद हो। अब ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो प्लीज, मैं माँ से बात करके तुम्हें बताती हूँ। निशा और अनिकेत की ये बात पेड़ के पीछे खड़ी रूही और रजनी सुन रही थी, और फिर उन दोनों के वहाँ से जाते ही, माँ, ये अनिकेत मुझे पसंद है, मालदार भी और हैंडसम भी, मुझे इसी से शादी करनी है। लड़का तो बढ़िया है, तो रुक मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। इसके बाद रजनी ने निशा को फौरन अपने कमरे में बुलाया, और फिर माँ, अच्छा हुआ जो आपने मुझे बुला लिया। अब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, पर पहले मेरी बात सुन। तेरा वो दोस्त है ना अनिकेत, वो रूही को बड़ा पसंद है। पगली कहीं, बड़ा शर्मा रही थी बताते हुए, और आज तो उसके मम्मी पापा भी आए हुए हैं यहाँ, तो जरा बात चला ना बेटी। रूही को ये घर मिल जाए तो गंगा नहा लूंगी मैं तो। पर माँ, अनिकेत और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहती थी। हैं? बेटा, तू तो बड़ी समझदार है और अच्छा कमाती भी है, तुझे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। और रूही को तो तू जानती है ना, अगर अनिकेत से उसकी शादी नहीं हुई तो पता नहीं क्या बवाल करेगी। रजनी की बात से निशा को गहरा धक्का लगा। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, और फिर पार्टी के बीच निशा स्टेज पर गई और माइक पर बोलना शुरू किया। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पार्टी में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज बहुत बड़ा दिन है, मेरी छोटी बहन रूही का बर्थडे है, और इस खास दिन पर मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज देना चाह रही हूँ। अनिकेत, प्लीज कम ऑन स्टेज। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि निशा क्या करने वाली थी, लेकिन रजनी समझ गई थी कि उसने निशा को फिर से अपनी बातों से बेवकूफ बना दिया है, और वो स्टेज से रूही और अनिकेत के रिश्ते की बात अनाउंस करने वाली है। और फिर गाइस, डॉक्टर अनिकेत को तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन अब ये जान लीजिए कि अब से ये सिंगल नहीं है, आज इनकी एंगेजमेंट है मेरे साथ। बस अगर ये हाँ कर दे तो। सो अनिकेत, विल यू मैरी मी? निशा ने जो किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, खुद अनिकेत को भी नहीं। उसने फौरन निशा का हाथ पकड़ा और उसे रिंग पहना दी। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगे, और वहाँ मौजूद सब लोग तालियां बजाने लगे, सिवाय रूही, रजनी और राहुल के। फिर कुछ देर बाद, दिखा ही दिया ना तूने अपना असली रंग। सौतेली है तो सौतेली ही रहेगी। रूही के प्यार पर डाका डालकर मिल गई तुझे तसल्ली। बेचारी मेरी बच्ची,
रो रो कर क्या हाल कर लिया उसने अपना। सच निशा, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान मुझे माफ करे या ना करे, पर अब आप मुझे माफ कीजिए माँ। मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं अपने बारे में भी सोचूंगी और अनिकेत से शादी करके हमेशा खुश रहूंगी, फिर चाहे इससे कोई खुश हो या ना हो। रही बात रूही की, तो मैं उसके लिए भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी, पर वो अनिकेत नहीं हो सकता, ये बात साफ है। अरे लेकिन बस माँ, मैंने अब तक बहुत फर्ज निभाए हैं, अब बारी आपकी है। मेरी खुशियों की खातिर अब आप मुझे विदा करो।